हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट सेकंड चल रही है और इस यूनिट सेकंड का हम लेसन फिफ्थ कर रहे हैं, जिसका नाम है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी तक स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 तक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसके सिग्निफिकेंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अध्ययन किया था। अब हम पार्ट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर कौन कौन से ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। खाद्य उद्योग में संसाधन निर्माण, शोध और विकास की जो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी की है, उसमें कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उन संसाधनों के द्वारा किस प्रकार निर्माण किया जाता है, किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके अंदर और रिसर्च की जाती है कि जितने भी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा, उनमें नए शोध की आवश्यकता है कि किस प्रकार उनको और अधिक उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके और मार्केट में उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़े, जिससे कि लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार उस पदार्थ को खरीद सकें। वर्तमान खाद्य उत्पादों में सुधार, जो बनाए गए खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर सुधार लाना, यानी कि उनकी गुणवत्ता का निर्धारण करना, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, नए उत्पादों का विकास करना, उपभोक्ता बाजारों में शोध और नई प्रौद्योगिकी का विकास करना, खाद्य सुरक्षा को निश्चित करना और खाद्य गुणवत्ता को मॉनिटर करना, गुणवत्ता को नियंत्रित करने की पद्धतियों में सुधार लाना, कि इसमें जो फूड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसके अंदर जो भोज्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उनको मॉनिटर करना कि किसी भी भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो शरीर को नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, वो लंबे समय तक उपयोग में लाया जाना चाहिए और उसकी कॉस्ट डिसाइड होनी चाहिए, उसका कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए कि लागत इस प्रकार की हो कि प्रत्येक व्यक्ति उसको खरीद सके और जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। प्रिपरेशन फॉर ए करियर इन फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, जीविका के लिए लोग खाद्य प्रौद्योगिकी की किसी एक शाखा में विशेषता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी इस सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसकी और बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आगे बहुत बृहद सब्जेक्ट है ये, तो किसी भी एक शाखा में उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, फिशिकल्चर है, मुर्गी पालन है, हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं। अनाज के बारे में अध्ययन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो किसी भी एक शाखा में इसके अंदर स्पेशलाइजेशन किया जाता है और उस स्पेशलाइजेशन करने के बाद में किसी भी एक शाखा को लेकर उस पर काम किया जाता है। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? पेय पदार्थ, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाए जाते हैं, डेयरी उत्पाद। अब डेयरी उत्पाद है तो उसमें अलग अलग प्रकार के मिल्क आते हैं आजकल, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के आते हैं, जिनको कि लंबे समय तक उपयोग में रखा जा सकता है, उनको टेट्रा पैक में बंद रखा जाता है और वो लंबे समय तक उनको फ्रीजिंग करके रखा जाता है और उपयोग किया जाता है, और उनकी रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर वो टेस्ट में अलग अलग टेस्ट दिए हुए होते हैं। यानी कि उनके ऊपर नए प्रोडक्ट्स हमेशा बनाए जाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, उनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है और उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। मांस और मुर्गी पालन, समुद्री खाद्य हैं, जितने भी सी फूड्स हैं, क्योंकि समुद्र हर जगह नहीं होते हैं, तो जो लोग सी फूड खाते हैं उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह तक उस भोज्य पदार्थ को पहुंचाया जाता है और लोग उसे वो लंबे समय तक यूज़ में लिया जा सकता है, वो खराब नहीं होता है। वसा और तेल, परिरक्षक, रंग, अनाज और योजक पदार्थ। पहला पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से कौशल होने चाहिए व्यवसायिक स्तर पे। तो सबसे पहला है कि ये जितने भी विज्ञान की शाखाएं हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना चाहिए, और वो शाखाएं कौन सी है? खाद्य विज्ञान, खाद्य रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, खाद्य संसाधन, सुरक्षा, गुणवत्ता आश्वासन, बेहतर विनिर्माण पद्धतियां और पोषण। स्टूडेंट्स, ये अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें अलग अलग ज्ञान प्राप्त किया जाता है और उस ज्ञान को अलग अलग व्यक्तियों को, जो उस ज्ञान को लिए हुए हैं, उनको एक स्थान पे कार्य, वो सारे मिलके एक टीम की तरह कार्य करते हैं और इस खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये लोग कार्य करते हैं। तो इन सारे
सब्जेक्ट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, खाद्य विज्ञान के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, खाद्य संसाधन है, किस तरीके से फूड क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, और नई नई कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनका विकास है, किस तरीके से नई मशीनों का उपयोग किया जाए। जैसे आजकल अगर आप किसी फूड जोन में जाते हैं तो वहाँ पे फूड पैकिंग करने का जितना भी सिस्टम होता है वो हाथ से नहीं होता है, वो मशीनों के थ्रू होता है, और किसी भी भोज्य पदार्थ को हाथ नहीं लगाया जाता है, यानी कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है और मशीनों का उपयोग करके ही पूरा पैकिंग सिस्टम किया जाता है। कच्ची और पकाए हुए निर्मित खाद्यों के संगठन, गुणवत्ता और सुरक्षा का विश्लेषण करने का कौशल होना चाहिए कि किस प्रकार से भोजन के संगठन को बना के रखा जा सके, उसकी गुणवत्ता को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, और उसकी सुरक्षा को किस तरह का विश्लेषण करना कि जो भोज्य पदार्थ है वो कितने समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, उनको कितने तापमान पे, कितने टेम्परेचर पे उसको रखा जाना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन उस फूड प्रोडक्ट के ऊपर लिखी भी होती है कि इसे कितने 6 महीने तक जैसे यूज किया जा सकता है, रखा जा सकता है, और खुलने के बाद कितने समय तक यूज किया जाना चाहिए, ये सारा विश्लेषण किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर खाद्य निर्माण और खाद्य उत्पादन का उपयोग करना। जितना भी भोज्य पदार्थ है उसे बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा, लोगों के द्वारा किस तरीके से बनाया जा सके, उत्पादन को किस तरीके से बढ़ाया जा सके, और उसे किस तरीके से लंबे समय तक संरक्षित करके रखा जा सके, इसका कौशल होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन विनिर्देशन और खाद्य उत्पादन में विकास करना। उत्पादन विनिर्देशन का अर्थ है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको निर्देशित करना कि किस प्रकार से बनाया जाए, कितने समय के लिए सुरक्षित करके रखा जाए, उसमें और क्या नए शोध किए जा सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि बहुत सारे जूसेस आ रहे हैं, मिक्स जूस किस प्रकार से बनाया जाना है, ऑरेंज जूस कैसे बन रहा है, मैंगो जूस कैसे बन रहा है, और ये हम पार्ट फर्स्ट में भी पढ़ चुके हैं कि सीजनल फ्रूट्स आते हैं, उनको लंबे समय तक उपयोग किया जाता है। तो ये सारा जितना भी लंबे समय तक उपयोग किया जाता है, ये खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के द्वारा ही संभव है। तो इसके विकास के ऊपर पूर्ण रूप से उनका ज्ञान होना चाहिए, उनके पास कौशल होना चाहिए। संवेदी मूल्यांकन और स्वीकार्यता। सेंसरी इवेल्युएशन का अर्थ है कि जितना भी फूड मटेरियल है उसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही होनी चाहिए, गुणवत्ता को बनाए रखा जाना चाहिए, जिससे कि हर जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनको समय समय पर इवेलुएट करना, उनको मूल्यांकित करना कि वो खराब ना हो और वो लंबे समय तक उपयोग किए जा सकें। औद्योगिक पद्धतियां, कार्यप्रणाली नियंत्रण, वितरण प्रणालियां, उपभोक्ता क्रय पैटर्न, अर्थात कि जितने भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस फूड प्रोडक्ट को बना रही हैं, तो वो किन विधियों का उपयोग कर रही है, जो जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है उसको नियंत्रित किस तरीके से रखा जा सके, और डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो, क्योंकि जितना फूड प्रोडक्ट बन रहा है उसका प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कौन से एरिया में उसको भेजना है, कौन से लोग हैं जो उनको खरीदते हैं, तो इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इस तरीके से वितरण किया जाता है कि वो लंबे समय तक चल सके, और एक जगह से दूसरी जगह पे भी उसको पहुंचाया जाता है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी अपना कार्य होता है। तो इसमें बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके ऊपर अलग अलग कार्य किया जाता है। खाद्यों को पैक करना और उन पर लेबल लगाना, इसका कौशल होना चाहिए। उत्पादन रूपरेखा डिजाइन की सहायता के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता होना, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की योग्यता होना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ऑनलाइन बेचा जा रहा है उनको, तो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खाना बनाने और पाक क्रिया में कौशल होना चाहिए कि किस प्रकार से भोज्य पदार्थों को बनाया जाए और उसमें कौन कौन से परिवर्तन करके बनाया जाए, ये सारे कौशल होने चाहिए। डिजाइन प्रतिरूप तैयार करने, विश्लेषण करने, प्रतिरूप का अनुसरण और रेसिपी का अनुकूलन। ये डिजाइन प्रतिरूप तैयार करना, हर प्रोडक्ट का अपना एक डिजाइन होता है कि किस प्रकार से, जैसे कि उसको
किस चीज़ में पैक करना है, टेट्रा पैकिंग करनी है, क्योंकि निर्वात की अवस्था रखी जाती है इन सब फूड प्रोडक्ट्स के लिए कि इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और फूड खराब ना हो। तो कौन किसके अंदर उसको उसकी जो बाहरी आकृति है वो किस प्रकार रखी जाए, किस में पैक किया जाए, किस प्रकार लेबल बनाए जाएँ, कहाँ पे वितरण किया जाए, कौन से मार्केट में उसको बेचा जाए, ये सारा कौशल व्यवसाय के रूप में होना चाहिए। तो जो इस स्तर में व्यावसायिक स्तर पे काम करते हैं उनके पास ये ज्ञान और कौशल होना चाहिए। इसके अलावा भौतिक रसायन और गणित अथवा भौतिक रसायन जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद कोई भी व्यक्ति विभिन्न राज्यों के विभिन्न खाद्य शिल्प संस्थानों अनुप्रयुक्त विज्ञानों के महाविद्यालयों से कम अवधि के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शिल्प और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्राप्त कर सकता है। कि 12th पास करने के बाद में किसी भी एक क्षेत्र में, जैसे इसमें शॉर्ट कोर्सेज भी चल रहे हैं कि 1 साल का कोर्स लिया, 2 साल का कोर्स लिया, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इन कोर्सेज को करवा रही हैं। फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, फूड साइंस के ऊपर काम कर रही है, और वो ये जो कोर्स है उसके डिप्लोमा दे रही है, और बहुत शॉर्ट टाइम का डिप्लोमा मिल रहा है जिससे कि लोग इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें। ऐसा ही एक संस्थान केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्थान CFTRI मैसूर में है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम खाद्य परिरक्षण और संसाधन तथा खाद्य प्रबंध संस्थानों के लघु उद्योग विभागों में रोजगार प्राप्त करने के लिए उपयोगी हैं। ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, ये छोटे समय के लिए इसमें, मतलब बहुत लंबे समय तक इसमें पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं जिनके सर्टिफिकेशन के द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। खाद्य उद्योग विशेषकर बड़े पैमाने की इकाइयों में नौकरियों के लिए और शोध कार्य तथा प्रशिक्षण तथा साथ ही स्व उद्यमिता यानी कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां और शोध योग्यता आवश्यक आधार होती हैं। अर्थात कि जिन्हें कम समय के प्रमाण पत्र मिलते हैं वो तो कहीं पे भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, और जो स्वयं का उद्यम चलाना चाहते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के बिहाफ पे कार्य करना चाहते हैं उनके लिए, और जो कि बड़े यूनिट्स के अंदर काम करना चाहते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उसमें काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की डिग्रियां दी जाती हैं, और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क किया जाता है। ये डिग्रियां लेने के बाद इस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, और इसके लिए भारत और विदेश में अनेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खाद्य प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अभी तक तो हमने यह पढ़ा कि कौन कौन सी शिक्षा होनी चाहिए हमारे पास में और कौन से ज्ञान और कौशल होने चाहिए। अब है कि ये ज्ञान और कौशल होने के बाद में किन क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है। तो इसका आंसर है संसाधित पैक किए हुए सुविधाजनक और लंबे शेल्फ काल वाले खाद्य की मांग के कारण खाद्य उद्योग को अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने इसमें डिग्री ले लेते हैं जो लोग फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में, वो ट्रेंड लोग होते हैं, और इस उद्योग में इन ट्रेंड लोगों की आवश्यकता होती है। खाद्य प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रोत्साहित करने वाले चुनौतीपूर्ण और लाभदायक भविष्य वाले व्यवसाय और जीविकाओं के अवसर मिलते हैं। इस क्षेत्र में काम करने के बाद फूड प्रोसेसिंग के एरिया में बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, और ये सभी कार्य चुनौतीपूर्ण होते हैं, और ये भविष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं क्योंकि इसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। इस क्षेत्र में खाद्य और खाद्य उत्पादों के संसाधन, उपयोग, परिरक्षण, पैक करने और वितरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान और उनके अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। अतः यह विविध प्रकार की विशेषताओं, स्पेशलाइजेशन को समावेशित करते हैं। बहुत सारे अलग अलग एरिया से आए हुए लोग इसमें एज ए टीम वर्क काम करते हैं, जो कि अलग अलग डिग्री कोर्स लेके आए हुए होते हैं, स्पेशलाइजेशन किए हुए होते हैं। ये सभी लोग ट्रेंड होते हैं और इस इंडस्ट्री में ये कार्य कर सकते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का काम मुख्य रूप से खाद्य उद्योगों, गुणवत्ता नियंत्रण विभागों, होटलों, अस्पतालों, लेबल लगाने
और पैक करने वाले उद्योगों, मद्य निर्माण कारखानों, मद्य पेय उद्योगों, डेयरी, मछली और मांस संसाधन, फल और सब्जी संसाधन, अनाजों, ज्वार बाजरा, चावल, आटा कारखाने इत्यादि में होता है। ये जो लोग हैं ये बहुत सारे एरिया में काम कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं, होटल्स में कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कि फूड क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, स्टोरेज करके रखा जाता है, उस पर लेबलिंग की जाती है। जिस प्रकार की अभी जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे काम बंद हो गए थे, बहुत सारे काम कम हो गए करने के लिए, पर सरकार के पास एक ऐसा संग्रहालय होता है जिसमें कि ऐसी आपदा के समय में भी भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को भोज्य पदार्थ मिल सके। तो इस पे कार्य किया गया, स्टेट लेवल पे कार्य किया गया, राष्ट्रीय स्तर पे कार्य किया गया, जिससे कि सभी लोगों को घर बैठे सुविधा उपलब्ध होती रही, उन्हें भोज्य पदार्थों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा। तो अनाज की इस प्रकार कमी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस अनाज को बचाया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है, जिससे कि उसको इस तरीके से संग्रहित करके रखा जाता है कि वो खराब ना हो सके और लंबे समय तक उपयोग आ सके, और आपातकालीन स्थिति में भी वो लंबे समय तक उपयोगी रह सके। तो ये बहुत सारे एरिया हैं जिसमें कि फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कार्य किया जाता है। इन संस्थानों के विभिन्न विभागों जैसे क्रय और भंडारण संसाधन, विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रबंधन, सुरक्षा आकलन के साथ साथ शोध और विकास में वे अपनी प्रवीणता का उपयोग कर सकते हैं। इन एरियाज में जो लोग काम करते हैं वो नई नई रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद उस रिसर्च को मार्केट में तक लाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, नए फूड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, फूड क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, और भंडारण की प्रक्रिया को किस तरीके से और अच्छा बनाया जा सके, उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सके, ये सारी प्रवीणता इन लोगों के अंदर होती है और उनकी इस प्रवीणता का उपयोग किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका के अवसर के रूप में उत्पादन प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकते हैं, अर्थात कि जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं वो किस प्रकार से उत्पादों का निर्माण करते हैं, उनको मैनेज करने का कार्य करते हैं, वो अपनी टीम को किस प्रकार से कार्य करवाते हैं, उसके रूप में कार्य कर सकते हैं। परियोजना कार्यान्वयन के रूप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर कार्य किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट्स है वो किस प्रकार से चल रहे हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी पूरी परियोजना बनाई जाएगी कि वो फूड प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाया जाए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, और वो किस प्रकार से फ़ायदेमंद होना चाहिए, कितने समय तक उसका उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार की बहुत सारी इन इंडस्ट्रीज़ में योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य किया जाता है। विपणन और विक्रय अधिकारी के रूप में जो मार्केटिंग मैनेजर के रूप में कार्य किया जा सकता है कि मार्केट में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, और उस जो सामान है, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से विक्रय किया जाए, किस प्रकार से बाजार में बेचा जाए, इसके ऊपर संवेदी मूल्यांकन के रूप में संवेदी मूल्यांकन है कि किस प्रकार से जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके, उनको इवेलुएट करना, उसका मूल्यांकन करना कि क्वालिटी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और वो किसी प्रकार से भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना। गुणवत्ता आश्वासन करना, गुणवत्ता आश्वासन, क्वालिटी इंश्योरेंस करना कि जो फूड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही है, उसको उपयोग में लिया जा सकता है, उसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शोध और विकास कार्य, जितने भी ये इंडस्ट्री हैं, जितने भी ये उद्योग हैं, उनके अंदर रिसर्च कार्य के लिए अलग से लोग होते हैं जो कि उन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उनकी पैकिंग किस प्रकार से किया जाए, उनके उपयोग को और अधिक किस प्रकार बढ़ाया जाए, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसमें और ज़्यादा ऐड किए जा सकते हैं, ये सभी कार्य किए जाते हैं। उत्पादन विकास करना,
जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसको और किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, इसके बारे में कार्य किया जा सकता है। परियोजना की वित्तीय व्यवस्था करना, जितना भी जो योजनाएं बनाई जा रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसमें वित्तीय व्यवस्था का ध्यान रखना, कितने लोगों को लेना है, कौन से लोग क्या कार्य कर रहे हैं, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है, या उस पूरी योजना के अंदर कितने खर्च की आवश्यकता है, ये सारी व्यवस्था करना। परियोजना का मूल्यांकन करना, शिक्षण और शोध कार्य करना, इसके ऊपर और समय समय पर ये जो लोग होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, उनको और अधिक इसमें ज्ञान लेने का अवसर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और उसके ऊपर रिसर्च कर सकें। उद्यमशीलता का विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट किया जाता है, और काउंसलिंग की जाती है, परामर्श किया जाता है कि किस तरीके से इस उद्योग को और आगे बढ़ाया जा सके, उसे लघु उद्योग के रूप में, बृहद उद्योग के रूप में किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, और कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको उसमें ऐड किया जा सके, और उसके अलावा उत्पादों का तकनीकी विपणन करना, जो टेक्निकल मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स है वो किस तरीके से बढ़ाया जा सके, अर्थात कि टेक्नोलॉजी को किस प्रकार इस क्षेत्र में और ज़्यादा उपयोग लिया जा सके, जिससे कि गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रौद्योगिकी में स्वरोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालिए। अभी तक हमने पढ़ा कि कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जहाँ पे कार्य किया जा सकता है, और जैसे उत्पादक प्रबंधक के रूप में कार्य किया जा सकता है, प्रशिक्षण के रूप में कार्य किया जा सकता है, जो प्रशिक्षण देते हैं उन लोगों के उसका कार्य कर सकते हैं, अलग अलग परियोजनाओं बनाने का कार्य है, उन परियोजनाओं को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने का कार्य है। तो ये जितना भी था ये बड़े लेवल का कार्य था, बड़े स्तर पे किया जाने वाला कार्य था। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्वरोजगार के कौन कौन से अवसर हैं। तो भारत में खाद्य संसाधन हमेशा घरेलू या कुटीर स्तर की गतिविधियों के रूप में कार्यरत रहा है, अर्थात कि घरेलू और कुटीर स्तर किसे कहेंगे, जैसे बड़ियाँ बनाने का काम है, चिप्स बनाना, अचार मुरब्बा बनाना, ये सारे कार्य कुटीर स्तर पे किए जाते थे। खाद्य संसाधन प्रकारों में मूलभूत प्रशिक्षण की कमी के रहते हुए भी मिठाइयाँ, पापड़, मुरब्बा, अचार, तले हुए अल्पाहार, भुने हुए और फुलाए हुए अनाज बनाए और बेचे जाते हैं। ये सभी कार्य हैं जो कि कुटीर स्तर पे किए जाते हैं, और ये जो लोग करते हैं वो प्रशिक्षण की इनमें थोड़ी सी कमी होती है, क्योंकि बड़े स्तर पे और बड़े कारखानों में और बड़े उद्योगों में उन जो कार्यरत लोग हैं उनको अलग अलग समय पे ट्रेनिंग दी जाती है इस प्रौद्योगिकी में कार्य करने के लिए, पर ये कार्य कुटीर स्तर पर भी किया जाता है। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन में वृद्धि होने के कारण कच्चे माल के उत्पादन में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन तकनीकी व्यक्तियों को प्रोत्साहन और सहायता देती है जो स्वयं अपने उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। अब सरकार के द्वारा घरेलू और कुटीर उद्योग के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिनमें उन्हें लोन लेने की सुविधा है, वित्तीय सहायता जिसे हम कह सकते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ थोड़े समय बाद ट्रेनिंग भी देने का प्रोग्राम है। आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता दी जाती है। विपणन सुविधा यानी मार्केट में बेचने के लिए उनको विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है, और आजकल बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह है जिसके अंदर की 7-8 लोग या 10 लोग मिलके अपना एक उद्यम स्थापित करते हैं, जिसमें अलग अलग व्यक्ति, जिस व्यक्ति का जैसा नॉलेज है, जैसे जिसकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो उसमें वो कार्य कर सकता है। मतलब ये अलग से भी कार्य किया जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पे भी कार्य किया जा सकता है, और इसमें समूह के रूप में भी कार्य किया जा सकता है कि लोग अपने अपने टैलेंट के हिसाब से अपना अपना कार्य बांट लेते हैं और उसके हिसाब से अपने उद्योग को आगे तक पहुंचाते हैं, उद्योग को और ज़्यादा उन्नत बनाने का कार्य करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत से बैंकों द्वारा विशेषकर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें महिलाएं अपने छोटे छोटे से ग्रुप फॉर्मेट करती हैं और अपना उद्यम चलाती हैं, और इसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है, उन्हें लोन प्रोवाइड किए जाते हैं सामान को खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार स्वयं उद्यमियों को की मदद के लिए उन्हें भूमि उपलब्ध कराती है। जो राज्य सरकार है वो जो
अपना उद्यम चलाना चाहते हैं, जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए स्थान की सुविधा देती है, उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। और यह जो कार्य है, ये बड़े स्तर पे भी होता है और छोटे स्तर पर भी होता है। और ये सभी लोग मिलके अपना स्वयं का उद्यम चलाते हैं। और ये उद्यम कौन से हो सकते हैं, जैसे नमकीन बनाना, मूंगफली पेयजल की थैली बनाना, बीटल नट पाउडर, अचार, मुरब्बा, पापड़, बड़ियाँ, ये जितने भी उद्योग हैं जो कि कुटीर स्तर पे किए जाते हैं, इसके लिए सरकार इन्हें सहायता प्रदान करती है। यह सहायता भूमि देकर, वित्तीय सहायता करवाकर और मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करके ये सुविधाएं दी जाती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी का पूरा चैप्टर पढ़ा है, जिसमें हमने उसकी महत्ता के बारे में जाना, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना, और किस प्रकार से इसमें करियर का चुनाव किया जा सकता है, और स्वरोजगार के अवसर क्या हैं, रोजगार के अवसर क्या हैं। इस प्रकार हमने ये पूरे चैप्टर को पढ़ा है। अब बच्चों, आप इसके नोट्स बनाइए और इसे याद कीजिए, और मैं बार बार कहूँगी कि आप लोग इसे लिख कर याद कीजिए। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।